हेलो बच्चों। आज हम तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की पराजय के कारण लेंगे और क्या कारण थे जिससे कि हमारे जो भारतीय हिंदू जो शासक थे वो तुर्कों के द्वारा पराजित हुए थे। 11वीं और 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं की निरंतर पराजय मध्ययुगीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस्लाम के अनुयायियों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पर अधिकार जमाया था, परंतु हिंदू शासकों ने उनकी प्रगति को रोक दिया था और लगभग 500 वर्षों तक उन्हें रोके रखा। फिर वे कौन से कारण उत्तरदायी थे जिनकी वजह से हिंदुओं को निरंतर पराजय का सामना करना पड़ा और मुसलमानों को भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता मिल गई? इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न कारण बतलाए हैं। एल्फिंस्टन, लेनपुल, स्मिथ आदि विद्वानों ने तुर्कों की एकता, बहादुरी, ठंडे देश के निवासी होना, मांसाहारी होना, धार्मिक जोश आदि को मुसलमानों की सफलता के मुख्य कारण बतलाए। परंतु आधुनिक इतिहासकारों को उनके मत में अधिक वचन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि शूरवीरता तथा शारीरिक पराक्रम में राजपूत तुर्कों से किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं थे। भारतीय विद्वानों ने हिंदुओं की रोगग्रस्त सामाजिक व्यवस्था, जटिल जाति प्रथा, विदेशी संपर्क का टूट जाना, धार्मिक पतन, सीमा सुरक्षा के प्रति उदासीनता, दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था आदि को हिंदुओं की पराजय के लिए उत्तरदायी ठहरा है। इन कारणों की तर्क सहित व्याख्या निम्नलिखित है। अच्छा, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारण, क्या पॉलिटिकल कॉज था। अधिकांश विद्वानों ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक दुर्बलताओं को हिंदुओं की पराजय का मुख्य कारण माना है। देश में केंद्रीय सत्ता एवं राजनीतिक एकता का अभाव सबसे बड़ा दोष था। देश में अनेक छोटे बड़े राज्य थे जिनके शासक आपसी संघर्षों में अपनी शक्ति करने में लगे हुए थे, परंतु कुछ विद्वान इसे एक प्रमुख कारण नहीं मानते। उनका तर्क है कि प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक के अलावा अन्य किसी भी शासक के शासनकाल में राजनीतिक एकता के दर्शन नहीं होते। यहाँ तक कि शक्तिशाली गुप्त वंश के शासनकाल में भी राजनीतिक एकता का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। दूसरा तर्क है कि हिंदुओं के बहुत से राज्य क्षेत्र विस्तार, जनसंख्या, साधन एवं समृद्धि की दृष्टि से गजनी तथा गौर के राज्यों की तुलना में कहीं अधिक बढ़े चढ़े थे। इसलिए हिंदुओं की दुर्बलता का मुख्य कारण आप ये कह सकते हैं कि अलावा अन्य किसी भी शासक के राजनीतिक एकता के दर्शन नहीं होते। यहाँ तक कि शक्तिशाली गुप्त वंश के शासन में भी राजनीतिक एकता का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। दूसरा तर्क है कि हिंदुओं के बहुत से राज्य क्षेत्र विस्तार, जनसंख्या, साधन एवं समृद्धि की दृष्टि से गजनी तथा गौर के राज्यों की तुलना में कहीं अधिक बढ़े चढ़े थे। इसलिए हिंदुओं की दुर्बलता का मूल कारण देश की राजनीतिक एकता का अभाव न होकर हिंदू शासकों के आपसी फूट तथा पारस्परिक संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रमणकारियों का मिलजुल कर सामना नहीं कर पाए। भारत की राजनीतिक निर्बलता का एक पक्ष उसकी सामंत व्यवस्था थी। श्री रमेश चंद्र दत्त के मतानुसार सामंत प्रथा ने भारत को राजनीतिक पतन की अंतिम सीढ़ी पर धकेल दिया था। सामंत लोग हमेशा अपनी स्वार्थ सिद्धि में लीन रहते थे। राज्य की केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही सामंत लोग अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के प्रयास में जुट जाते थे, जिससे उस राज्य की सैन्य शक्ति क्षीण हो जाती, क्योंकि हिंदू राजाओं की सैन्य शक्ति इन्हीं सामंतों के सैनिक दस्तों पर निर्भर करती थी। एक राज्य के विभिन्न सामंती सैनिक दस्तों में एकता का अभाव रहता था और उनके सैनिक दस्ते अपने सामंत के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के आदेश अथवा नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। युद्ध के दौरान सामंत की मृत्यु होते ही उसके सैनिक प्राय युद्ध मैदान से भाग खड़े होते थे, जिससे समूची रण व्यवस्था लड़खड़ा जाती थी। दूसरा आता है उसके सामाजिक दोष। क्या थे सामाजिक दोष? हिंदुओं की पराजय का एक प्रमुख कारण उनकी दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी। वस्तुतः इस समय हिंदू समाज पतनोन्मुख हो रहा था। उसे पौरुष तथा उत्साह से भरी हुई सामाजिक व्यवस्था से संघर्ष करना पड़ा। प्राचीन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता अन्य लोगों को आत्मसात कर लेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और हिंदू समाज में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयां अपने चरमोत्कर्ष पर थी। समाज का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों में था और जाति व्यवस्था में उनकी श्रेष्ठता राजपूत शासकों ने भी स्वीकार कर ली। ब्राह्मणों ने प्रत्युत्तर में राजपूतों को क्षत्रिय मानकर उनके शासन को धार्मिक मान्यता प्रदान कर दी थी। इस प्रकार धर्म और शासन दोनों असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को आश्रय प्रदान किए हुए थे।
इस व्यवस्था में पेशेवर और निम्न जातियों का जीवन बहुत ही दयनीय हो गया था। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो गया और बहुसंख्यक लोग उच्च शिक्षा तथा सैन्य प्रशिक्षण से वंचित रह गए। परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा का भार अल्पसंख्यक राजपूत वर्ग पर आ पड़ा और सुरक्षा की दूसरी पंक्ति का निर्माण नहीं हो सका। इतना ही नहीं, अपितु सामान्य जनता में राजवंशों के उत्थान एवं पतन के प्रति भी कोई विशेष रुचि नहीं थी। इस्लाम के आगमन का सर्वाधिक प्रभाव हिंदू समाज के निम्न जातियों पर पड़ा। उनमें से अधिकांश लोग मुसलमान बन गए और मुसलमान बन जाने के बाद उन्होंने अपने पुराने हिंदू भाइयों से, जिन्होंने सदियों से उनका शोषण किया था, बदला लिया। मुसलमानों की सफलता में धर्म परिवर्तित इन हिंदुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। राजपूत जाति जिस पर युद्ध और रक्षा का दायित्व था, उपजातियों में विभक्ति और सामंती प्रथा के कारण उसमें भी ऊंच नीच की भावना विकसित हो चुकी थी। उच्च कुलीन राजपूतों में अभिजात्य का झूठा घमंड घर कर गया था और वे लोग अपने कुल की कीर्ति तथा आत्मसम्मान के नाम पर युद्ध करना अपने जीवन का पवित्र कर्तव्य समझते थे। कुल कीर्ति की झूठी मर्यादा में विश्वास करने वाले राजपूत सामंत आपस में संगठित होकर तुर्कों का मुकाबला नहीं कर पाए और वे परास्त हो गए। शासकों में व्याप्त बहुविवाह प्रथा तथा उससे उत्पन्न उत्तराधिकार समस्या एवं आपसी युद्धों ने राजपूतों की सैनिक शक्ति को काफी निर्बल बना दिया। शासकों और सामंतों में दिन प्रतिदिन बढ़ती भोग विलासिता तथा अफीम के सेवन की आदत ने भी उनकी शूरवीरता को कुंठित कर दिया। शारीरिक शक्ति और नैतिकता को खोकर राजपूत तुर्कों के सन्मुख टिक नहीं पाए। राजपूत कालीन सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा दोष स्त्रियों की हीन अवस्था थी। बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, सती प्रथा, स्त्री शिक्षा की कमी, कन्यावत, विधवाओं की दुर्दशा आदि बुराइयों ने स्त्रियों के जीवन को बहुत ही दयनीय बना दिया था। जो अंग शक्ति के प्रतीक समझा जाता था, वे अब भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। ऐसी स्थिति में अच्छे परिणामों की आशा रखना निरर्थक था, क्योंकि शूरवीरों को प्रारंभिक शिक्षा देने वाली माताओं का नितांत अभाव हो गया था। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था ने अधिकांश सामान्य जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखकर उसे देश की राजनीति और भाग्य के प्रति उदासीन बना दिया था। राजपूत नरेशों द्वारा लड़े जाने वाले आपसी युद्धों में सामान्य जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, परंतु इन युद्धों का भार उसे ही वहन करना पड़ता था। शासकों और सामंतों की शान शौकत का भार उसे ही उठाना पड़ता था। इसलिए सामान्य जन के मन में अपने राजाओं तथा सामंतों के भाग्य के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। डॉक्टर मजूमदार का मानना है कि सामान्य जनता राजवंशों का उत्थान पतन एक मूढ़ दर्शक की भांति देखती रही। डॉक्टर निजामी ने भी इस तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है कि भारतीयों के पराजय का मुख्य कारण यही था कि अन्यायपूर्ण जाति भेदों ने भारतीय समाज को भारत के संपूर्ण सैनिक संगठन को खोखला बना दिया था। डॉक्टर के.एस. लाल का मत है कि जाति भेदों पर आधारित समाज में से तुर्कों को अनेक गुप्त देशद्रोही मिल गए। ऐसी स्थिति में तुर्कों को सफलता मिलना स्वाभाविक ही था। धार्मिक दोष। हिंदुओं की तीसरा कारण है धार्मिक दोष। हिंदुओं की पराजय का एक मुख्य कारण उनके धर्म में अनेक प्रकार के दोषों का आ जाना था। वैदिक धर्म काफी उदार और सहिष्णु था। गुप्त काल तक उसका स्वरूप बदल गया, फिर भी उदारता और सहिष्णुता कायम रही, परंतु उसके बाद धनलौलुप धर्माचार्यों के कारण धर्म के क्षेत्र में अनेक कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास